नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पप्पू यादव की। पप्पू यादव की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव ने संसद के बाहर साधु के भेष में राम मंदिर में जो चोरी का प्रकरण हुआ उसको लेकर जिस तरीके से अपना स्वांग रचा और उसके बाद में वहां पर जितने भी जो कांग्रेस पार्टी के और उसके सहयोगी दलों के सांसद थे वो हंसते हुए खुश होते हुए नजर आए। तो पहला, कांग्रेस पार्टी का राम मंदिर के चढ़ावा चोरी से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, और ये देश की जनता अच्छी से भलीभांति जानती है, क्योंकि जो कल तक भगवान राम के खिलाफ थे उनके अस्तित्व को जो है वो चैलेंज दे रहे थे, अब वो अचानक से जो है वो इस तरीके की या इस मुद्दे को लेकर सरकार को या नरेंद्र मोदी को घेरना चाहे, तो मुझे लगता है कि ये दूर की कौड़ी साबित होने वाला है। भगवान राम के मंदिर में जो भी हुआ, चढ़ावा चोरी की घटना जो हुई, उसमें जो भी लोग थे, एक तरीके से आस्था के साथ धोखा हुआ। इसको जो है वो आप नकार नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के हाथ पहले से ही रंगे हुए हैं कार सेवकों के ऊपर जिस तरीके से गोलियां चलवाई। अब यहां पर गोलियां चलवाई, लेकिन उसके बाद संसद में जो भाषण दिया और यह कहना मुलायम सिंह यादव का कि अगर जरूरत पड़ती तो वो और भी लोगों को जो है वो गोली मारने का ऑर्डर दे सकते थे। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के हाथ क्या है और कांग्रेस पार्टी के हाथ क्या है आप समझ सकते हैं। तो छात्रों का जो मुद्दा था, सरकार के एंगल से वो खत्म हो चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कमान अपने हाथ में ली है वो लगातार सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। कल रात को भी आपने देखा होगा, लेट नाइट जो है वो एक वीडियो जारी किया गया और उसमें उन सभी छात्रों को जो है वो माफ करने की बात कही। हालांकि माफी के काबिल जो है वो है नहीं, और देश की जनता शायद ही जो है वो ऐसे लड़कों को लड़कियों को माफ करेगा जो इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस देश में पहले हमें समझना होगा कि तानाशाह कौन है, क्योंकि आरोप तो जो है वो तानाशाही को, लोकतंत्र की हत्या को लेकर लगाए जाते हैं। तो जब हम फैक्ट्स निकालने बैठते हैं, कुछ तथ्यों पर अगर हम जांच पड़ताल करते हैं, तो कुछ ऐसे नाम आते हैं और वो किस तरीके से हैं कि आप देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह को जिस तरीके की गालियां दी गई, आप और हम बैठकर जो है वो चर्चा भी नहीं कर सकते। क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि उनकी माताजी को गालियां दी गई, लेकिन वो जो है वो इन छात्रों को माफ करने के लिए तैयार है। उन्होंने माफ कर दिया। छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर थी, अब वो सारी जो है वो रद्द हो जाएगी। उनकी रद्द नहीं होगी जो आपराधिक मामलों में पहले से संलिप्त थे, और ऐसे लोगों को जो डिटेन किया गया है, आप समझ सकते हैं, जिनको सीसीटीवी फुटेज वगैरह के साथ जो है वो मैच कराकर देखा गया है, उनकी संख्या भी जो है वो 2900 के आसपास है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब हम तानाशाही की बात करते हैं, तो कृषि सुधार कानूनों को लेकर जो किसान आंदोलन हुआ, उसमें आपने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जाते थे। अब ऐसी सूरत में पहला जो नाम आता है दिमाग में, जहन में, वो आता है पायल रोहतगी, जो पैसे से जो है वो अभिनेत्री है, और उसने नेहरू और एडविना की फोटो जो है वो एक जो है वो शेयर कर दी थी सोशल मीडिया पर। अब नेहरू और एडविना, जग जाहिर है कि उनके बीच में क्या संबंध थे, और मैं किसी की बात नहीं करता, मैं कोई बुक जो है वो भारतीय ऑथर है उसकी बुक को मैं कोट भी नहीं करता, स्पेशली जो नेहरू के समर्थक है। मैं कोट करूंगा पामेला हिक्स की किताब को, और पामेला हिक्स जो है वो एडविना की बेटी थी। पामेला हिक्स की जो किताब है इंडिया के ऊपर, आप उसको जो है वो पढ़े जरूर, और उसके एक पेज नंबर 117-18 से लेकर पेज नंबर 220 तक नेहरू और एडविना के बीच में संबंध किस तरीके से थे, पामेला हिक्स जो उनकी बेटी थी उन्होंने जग जाहिर किए हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अब ऐसी सूरत में जब नेहरू और एडविना की फोटो
सोशल मीडिया पे पहले से उपलब्ध थी, उसने जो है वो ऐसा किया। तो गहलोत सरकार ने, उस वक्त मुख्यमंत्री थे गहलोत, गहलोत ने पायल रोहतगी के घर पर रात को 9 बजे पुलिस भेज दी थी। वो तानाशाही नहीं थी, आप इसको समझ सकते हैं, वो सेकुलर सरकार की निशानी थी। इसके अलावा सुमित ठक्कर, ये नाम जो है वो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो और वो उसको नहीं जानता हो। और उसकी टिप्पणी थी बेबी पेंगुइन को लेकर। और बेबी पेंगुइन आप समझ सकते हैं सीधे तौर पर। और साथ में जो टिप्पणी थी, उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो 40 और लोगों के लिए भी थी। तो ऐसे में बेबी पेंगुइन की जो टिप्पणी की गई आदित्य ठाकरे को लेकर, सीधे तौर पर शायद नाम तो नहीं लिया, लेकिन बेबी पेंगुइन 40 अलग अलग जिलों में जो है वो एफआईआर दर्ज हुई और सुमित ठक्कर को अरेस्ट तक कर लिया गया था। अब जब हम उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, तो ठीक उद्धव ठाकरे पर एक टिप्पणी की थी कंगना रनौत ने। और कंगना रनौत के जो ऑफिस और घर था उसको आगे से तोड़ दिया गया था। और अगले दिन सामना, जो शिवसेना का जो अखबार था, उसका शीर्षक था उखाड़ दिया। और उसी वक्त एक जो है वो एक और जो है स्टेटमेंट वायरल हुआ था कंगना रनौत का, जिसमें वो श्राप देते हुए दिखाई दे रही थी हाय लगने की। और आज आप देखिए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की स्थिति क्या है। तो कंगना रनौत को तो नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, लेकिन सुमित ठक्कर मुझे लगता है कि आपको शायद याद होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं केतकी चैताली। केतकी चैताली, ये भी प्रसंग जो है वो महाराष्ट्र से ही जुड़ा हुआ है। शरद पवार का जब कैंसर की सर्जरी हुई, माउथ कैंसर की, तो उसके बाद से उनका मुंह जो है वो टेढ़ा है। केतकी चैताली की जो टिप्पणी थी सोशल मीडिया पर, वो ये थी कि जो झूठ बोलता है उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। और इसको लेकर, क्योंकि वो शरद पवार से मामला जुड़ा हुआ था, अब आप समझ सकते हैं 104 डिग्री बुखार पे भी केतकी चैताली को घर से उठाकर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जो है वो कोई नेक जज था जिसने जमानत भी दे दी थी, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस अवस्था में जब वो 104 डिग्री बुखार से तड़प रही थी, तब जो है वो लोकतंत्र जिंदा था, क्योंकि उस वक्त सरकार जो है वो सेकुलर सुरमाओं की थी। आगे आते हैं, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ वाक्य अर्नब गोस्वामी। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको पता है अर्नब गोस्वामी को उनके घर से किस तरीके से घसीटा गया था। और घसीटने वाला ऑफिसर कौन था, जो पहले से ही जो है वो एक तरीके से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, और उसके बाद उनको वापस जो है वो सेवा में लिया गया था। अब हम आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल को लेकर एक टिप्पणी आई थी कि वो खालिस्तानियों के घर पर रात को रुके थे। क्या हुआ था, पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश के उनके घर जो है वहां पहुंच गई थी गिरफ्तार करने के लिए। और दूसरा है तेजिंदर बग्गा। आपको वो वाक्य याद ही है कि हरियाणा पुलिस ने किस तरीके से तेजिंदर बग्गा को छुड़वाया था। और इसके अलावा अगर आपको देखना है तो अजीत भारती, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको भी आप जानते ही होंगे। अजीत भारती ने प्रमोद कृष्णम को लेकर एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो को लेकर कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक में एफआईआर दर्ज करी थी। और कर्नाटक पुलिस जो है सुबह सवेरे उनके घर पहुंच गई थी, नोएडा स्थित आवास पे। अब आप अगर इन चीजों की बात करते हो और अगर आप समझते हो, और फिर अगर कोई कॉकरोच ये कहता है कि क्या गाली देना इस देश में जो है वो अपराध है, तो फिर इन लोगों का अपराध क्या था, थोड़ा सा अगर वो समझे तो आपको समझ में आएगा। टाइम्स नाउ नव भारत की एक पत्रकार, महिला पत्रकार, और उस पत्रकार को जिस तरीके से, आई थिंक जालंधर या लुधियाना, गलियों में जिस तरीके से जो है उनके पीछे पुलिस लगाई गई, उस पत्रकार का नाम था भावना। और फिर किस तरीके से प्रताड़ित किया था, आप सबको वो वाकया भी याद होगा। तो तानाशाह की बात वो लोग कर रहे हैं जो कभी ना कभी जो है वो जंगल राज से जुड़े हुए थे। और ये व्यक्ति जब साधु के वेश में आता है, तो दीपक चौरसिया के एक, जिसको कहें कि प्रोग्राम से ये भाग खड़ा हुआ। क्यों भागा, क्योंकि दीपक चौरसिया ने उसकी दुखती हुई जो नब्ज थी उसको पकड़ लिया। राजनीति से पहले ये करता क्या था, ये वो व्यक्ति है जो एक मामले में 5 साल की सजा याफ्ता है,
हालांकि ऊपर के कोर्ट ने बरी कर दिया। और इसलिए मैंने कहा कि अगर हमारा कानून व्यवस्था अच्छी होती, और मैं हमेशा कहता हूं, अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं होता, और अगर त्वरित प्रभाव से, अगर जिस तरीके से कानून बनाया गया कि किसी भी तरीके से कोई केस जो है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, 3 साल में सजा का प्रावधान हो, तो इस व्यक्ति के ऊपर लगभग जो है वो 41 मुकदमे दर्ज है, आपराधिक मुकदमे। और ये 1995 से लेकर अब तक, और इसका जो राजनीतिक सफर है अगर आप उसका गौर करोगे, तो ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ या फिर आरजेडी से जुड़ा हुआ, और ये उस वक्त जुड़ा हुआ था आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से, जब बिहार में जंगल राज चलता था। तो इससे आप अंदाजा लगे कि ये जो एक ढोल जिसको आप जो है वो वैसे अगर आप देखोगे तो ये मीम्स बनाए जा रहे हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन इस व्यक्ति का चरित्र क्या है और उस चरित्र का व्यक्ति। अब इसमें सवाल मेरा जो है वो ये नहीं है कि इसने जो है वो इस तरीके का स्वांग रचा। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थित जितने भी कार्यकर्ता और नेता है, क्या संसद के बाहर जालीदार टोपी पहनकर, मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं कि जालीदार टोपी पहनकर, गले में जो है वो एक, जिसको आप कह सकते हो कि हैंड ग्रेनेड का डमी लेकर और डमी राइफल लेकर, क्या विस्फोट वाला जो काम होता है, जो आतंकवादी घटनाएं होती है, क्या इस तरीके का स्वांग रच सकते हैं? इतनी हिम्मत क्या पप्पू यादव जैसे लोगों में है? तब आप समझोगे कि वाकई में जो है वो एक साहसी राजनेता है। ये वही राजनेता है, अगर इसको पुलिस का लट पड़ता है या पुलिस इसके घर पर पहुंच जाती है तो ये लेट जाता है और फिर ये आंख खोलता है अस्पताल के किसी बेड पे। तो एक नंबर का डरपोक, कायर, अपराधी रहा होगा, क्योंकि खुद के हल्फनामे में जो है वो 41 ऐसे केसेस का ये हल्फनामा लोकसभा चुनाव में दे चुका है। तो इस वक्त राहुल गांधी भले ही कहे मीडिया स्पोक्स पर्सन को कि आप बीजेपी को हो, आप गोदी मीडिया कहें, इस वक्त जो है वो सबकी लगी पड़ी है। और एक तरीके से आप देखिए कि 20 जुलाई के बाद घटनाक्रम जो है वो कितना तेजी से बदला है। अब बिल्कुल नैरेटिव जो है वो उल्टा पड़ गया है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब ये ड्रामा रचा जा रहा था, ये स्वांग रचा जा रहा था पप्पू यादव का, तो थोड़ी देर के बाद में समाजवादी पार्टी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और वहां से हट गए थे। अब क्यों हट गए थे? क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि मुस्लिम वोटर के अलावा उसका कोई वोट बैंक उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अच्छे से पता है कि अगर साधु संतों का अपमान किया, क्योंकि जो चंदा चोरी का मामला था उसमें कोई साधु संत इन्वॉल्व नहीं था, तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या हाल है वो आप जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से देख सकते हैं। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।